नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आपका स्वागत है। विगत व्याख्यानों में हम चौहान वंश के शासकों के उपलब्धियों, जीवन चरित्र की चर्चा कर रहे थे। इस सिलसिले में आज के इस व्याख्यान में पृथ्वीराज के व्यक्तित्व के मूल्यांकन की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की मूल्यांकन की चर्चा से पहले यह महत्वपूर्ण हो जाता है, एक सहज जिज्ञासा रहती है कि आखिर पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी बाद में थे तो कैसे थे। इन उत्तराधिकारियों के संबंध में भारतीय तथा विदेशी साक्ष्यों में भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं। हमीर महाकाव्य और विरुद्धविद विद्वद्वंश के अनुसार उसका छोटा भाई हरिराज चौहान सिंहासन पर बैठा, लेकिन हसन निजामी ने अपनी कृति ताजुल मासिर में यह बताया कि गोरी ने उसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर बिठाया। गोरी को उपहार तथा स्वाम्य भक्ति का वचन देने के कारण नाराज चौहान सरदारों ने मोहम्मद गोरी के जाते ही गोविंदराज को हटाकर हरिराज को अजमेर का शासक बना दिया। हरिराज ने चौहान राज्य की प्रभुसत्ता को कायम करने के लिए दिल्ली आदि क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति जेतर को भेज दिया, जिसने आरंभिक सफलताएं प्राप्त की। फरिश्ता लिखता है कि हरिराज और जेतर को गोरी द्वारा नियुक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर दिया तथा गोविंदराज को रणथंबोर तथा आसपास का क्षेत्र देते हुए अजमेर में तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। यह तो उसके उत्तराधिकारियों के संदर्भ में जो विवरण उपलब्ध है वह है। साथ साथ जहाँ तक पृथ्वीराज के व्यक्तित्व के मूल्यांकन का प्रश्न है तो चौहान वंश के शासकों में पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का महत्वपूर्ण स्थान है। उसका व्यक्तित्व जहाँ हमें एक ओर गुणों का भंडार नजर आता है, वहीं दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी थीं। उसने अपनी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण अपने समकालीन पड़ोसी राजाओं से संबंध बिगाड़ लिए और तुर्क आक्रमण के समय वह चंदेल, गाड़वाल, चालुक आदि के साथ मिलकर एक संघ न बना सका। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद वह राजधानी लौट आया, जबकि उसे पराजित गोरी का पीछा करके संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लेना था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पहले वह गोरी की कपटपूर्ण वार्ता को भी न समझ सका और पराजित हुआ। उसके चुंबकीय व्यक्तित्व और अदम्य साहस के कारण ही बिना देखे ही संयोगिता अथवा तिलोत्तमा उससे प्रेम करने लगी। पृथ्वीराज का व्यक्तित्व कई दृष्टियों से भी आकर्षक था। धनुष बाण के प्रयोग में वह अपने समय का अनुपम योद्धा था तथा अपने सुंदर शरीर और अदम्य साहस से किसी को भी अनायास मोहित कर सकता था। कश्मीरी ब्राह्मण जयानक भट्ट उसके इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कश्मीर से चलकर उसके राज दरबार में आया था तथा उससे तराइन की दोनों लड़ाइयों के बीच किसी समय अनुमानित 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय की रचना की। जयानक भट्ट की यह जो काव्य रचना पृथ्वीराज विजय है, यह पृथ्वीराज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री उपलब्ध कराता है। उसके अन्य दरबारी कवियों में बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, चारण पृथ्वी भट्ट की समसामयिक साहित्य में चर्चाएं मिलती हैं। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई भी उसके राज दरबार का चारण कवि था। उसकी पहचान कुछ विद्वान पृथ्वी भट्ट से भी करते हैं। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में विभिन्न संप्रदायों के आचार्य परस्पर शास्त्रार्थ के लिए आते थे, जिनकी भोजन बैठकादि व्यवस्था के लिए पद्मनाभ नामक मंत्री नियुक्त किया गया था। उसका प्रधानमंत्री कदमबास सभा व्यास कहलाता था, जो उसकी परिपक्व विद्वत्ता का द्योतक है। उसका पांडित्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उसने दरबार में जिनपति सूर तथा पद्मप्रभ सूर नामक 2 जैनाचार्यों के शास्त्रार्थ इंद्र की अध्यक्षता में की थी तथा विजयी आचार्य पद्मप्रभ सूर को पृथ्वीराज के हाथों से जय पात्र दिलवाया था। इस प्रकार पृथ्वीराज के अनोखे व्यक्तित्व में अदम्य साहस, वीर योद्धा, विद्वानों को आश्रय देना तथा दूरदर्शिता एवं कूटनीतिज्ञता के अभाव में जैसे गुण विद्यमान थे। इस संदर्भ में डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक पृथ्वीराज के काल का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि पृथ्वीराज के अधीन चौहान राज्य उत्तर भारत की सर्वप्रथम और अविजित सत्ता के रूप में कवियों, लेखकों, चारणों और वीरों की जमघट का केंद्र बन गया था।
किंतु अपने यौवन के बीच में ही वह शत्रु की तलवार का शिकार हो गया और उसके गिरते ही चौहान सत्ता ढह गई। इस संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन भी सार्थक प्रतीक होता है। वे लिखते हैं, लाइक द वैलिएंट नाइट्स ऑफ मिडवल यूरोप, पृथ्वीराज टुक डिलाइट इन वार एंड ऑब्टेन्ड विक्ट्रीज which made his fame reverberate from one end of the country to other end. He was the last flowers of Rajput cavalry. इस संदर्भ में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी पृथ्वीराज को एक सुयोग्य और रहस्यमयी शासक माना है। उनका विचार है कि अपनी योग्यता और साहस से अपनी विजयों को संगठित कर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में पृथ्वीराज सफल रहा। तराइन के दूसरे युद्ध के अतिरिक्त उसने सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने मोहम्मद गोरी का आश्रित शासक बनने की बजाय मृत्यु का वर्ण करना श्रेयस्कर समझा। वह विद्यानुरागी था। उसके दरबार में अनेक विद्वान आश्रय पाते थे, जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। उसके दरबार में विद्वानों के शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद आयोजित होते रहते थे। चित्तौड़, आबू, भीनमाल, अजमेर जैसे शिक्षा के केंद्र थे। उसने शासन व्यवस्था को संगठित किया। पंचकुल नामक सभा व्यवस्था शासन व्यवस्था देखती थी। तो ये पंचकुल जो थी एक महत्वपूर्ण संस्था हमें मिलती है पृथ्वीराज के समय में। उसकी पुलिस, सैनिक और न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित थी। पृथ्वीराज जैन धर्म को मानते हुए भी शक्ति का उपासक एवं अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने संपूर्ण राजस्थान को एक सूत्र में बांधकर अपनी कुशलता का परिचय दिया था। वे सेंट ऑथर स्मिथ लिखते हैं कि पृथ्वीराज आज दिन तक उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय नायक है। पृथ्वीराज के इन सब गुणों के साथ साथ हम उसमें एक अपरिपक्व सेनाध्यक्ष और अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ के दोष पाते हैं। जोश जोश में अपनी दिग्विजय नीति के द्वारा उसने अपने राज्य के चारों ओर शत्रुओं का जाल बिछा दिया। चालुक्य, चंदेल, गहड़वालों से मैत्री करके वह तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध इनका सहयोग प्राप्त कर सकता था। तराइन के प्रथम युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद उसने सरहिंद भटिंडा का दुर्गीकरण एवं सीमाओं की सुरक्षा का प्रबंध न करके भोग विलास में समय व्यतीत किया। उसने राज्य कार्यों की उपेक्षा की। साथ साथ वह शत्रु की छद्म चालों को समझने में असमर्थ रहा। अपने सहयोगियों को चुनने की क्षमता भी उसने प्रदर्शित नहीं की। यद्यपि वह एक विलक्षण साहसी वीर था जो कूटनीति और धोखाधड़ी के में संतुलन नहीं कर सका। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार पृथ्वीराज के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पृथ्वीराज एक उच्च कोटि का सेना नायक था, किंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसको सैनिक भूलों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। तराइन के युद्ध के ठीक पहले उसके आचरण न तो एक सुयोग्य योद्धा के थे, न एक सेना नायक के, वरन एक वह सिखदंड के थे। इस प्रकार इतिहासकारों का अपना मंतव्य हो सकता है पृथ्वीराज के व्यक्तित्व को लेकर, किंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि मध्यकालीन राजस्थान में जो हमें इतिहास का संघर्ष दिखाई पड़ता है उसमें पृथ्वीराज एक महानायक के रूप में उल्लिखित हुआ है और पृथ्वीराज के व्यक्तित्व के अनेक आयाम अभी उद्घाटित होने शेष हैं। जैसे जैसे देशज स्रोतों की उपलब्धता मिलेगी हमें नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। एक मैं अंत में यह बात उल्लिखित करना चाहूँगा कि पृथ्वीराज के व्यक्तित्व को लेकर के उसके शत्रु की ओर से लिखे जाने वाले आल खंड, जिसे परमाल रासो का एक खंड मानते हैं, उसकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। गजबर छाती पृथ्वीराज की, ओ आँखन से उड़े अंगार। तो इससे पता लगता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत विशाल रहा है। धन्यवाद।